हेलो एवरीवन। आज हम दशा को देखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है राशि तुल्य नवांश, उस पर बात करेंगे। राशि तुल्य नवांश। राशि मतलब कि हमारा D1 चार्ट, तुल्य मतलब कि इक्विवेलेंट टू और इन कंपैरिजन विद नवांश मींस D9 चार्ट। डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के डिफरेंट ओपिनियन है इस बात को लेके कि D1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या D9। कई एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि D1 चार्ट मदर चार्ट है और उसको कोई भी चार्ट ओवररूल नहीं कर सकता है। पर कई लोग बोलते हैं कि D9 थोड़े समय के लिए होता है और D1 2 घंटे के लिए होता है या ज्यादा समय के लिए होता है, इसलिए D9 को D1 से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और वो प्लैनेट की इनर स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। इधर हम कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ना बात करके दोनों को इम्पोर्टेंस देते हुए दोनों चार्ट्स में ये देखते हुए कि प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड हैं और उनको सुपर इम्पोज करके हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोई भी प्रिंसिपल आइसोलेशन में लगाते हैं, लाइक एज इट इज, जो इस प्रिंसिपल का मतलब है आपने लगा लिया और बाकी फैक्टर्स नहीं देखे, तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस प्रिंसिपल में और क्या राइडर्स हैं और इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से कैसे रीड किया जाता है, आज वो समझते हैं। राशि तुल्य नवांश, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है और इसको कैसे देखा जाता है, इसमें क्या करना है। जिस भी प्लैनेट की आपकी मेन पीरियड महादशा या अंतरदशा चल रही है, आप देखिए कि वो D9 में कौन सी राशि में बैठे है। सिंपल, जिसका भी टाइम पीरियड चल रहा है वो D9 में कौन सी राशि में बैठा है। राशि इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या करेंगे, वो राशि आपके D1 में कहाँ पड़ती है। अगर वो राशि आपके D1 में केंद्र या त्रिकोण में पड़ती है तो ये यूजुअली माना जाता है कि वो अच्छी दशा होगी, वो अच्छे रिजल्ट्स देगी हमें। और अगर वो D1 में वो राशि 6, 8, 12 में बैठती है, दुष्टान हाउसेस में बैठती है, तो वो चैलेंजेस प्रोवाइड करेगी। ये रूल इसको बोलता है। पर जब हमें मालूम है, हम D9 को देखते हैं तो हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स लगाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि प्लैनेट में कितनी जान आई, वो अपने तत्व में गया है नहीं, अपनी फ्रेंडली राशि में है, अपनी राशि में है। जैसे कि अ, अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो रहा है या अपनी राशि में है तो हम उसको अच्छा मान लेते हैं। मान लो कोई प्लैनेट जिस राशि में गया है वो मेरे D1 में तो केंद्र त्रिकोण में है, पर वो फ्रेंडली राशि में नहीं है या वो डेबिलिटेटेड हो गया, अब हम क्या बोलेंगे। फिर अम, कोई भी प्लैनेट जब अपने से वेल प्लेस्ड होता है, मान लो कि कोई प्लैनेट लियो में बैठे हैं D1 में और वो D9 में लिब्रा में जा रहे हैं, तो वो हम बोलते हैं वो अपने से 3 प्लेसेस अवे गया है। अपने से कैसे प्लेस में गया है, 6, 8 में तो नहीं गया है, कुंडली से बुरे भाव में तो नहीं गया है, महादशा से बुरे भाव में तो नहीं गया है। कितने रूल्स हो गए ना। इन सभी रूल्स को यूज करते हुए हमें दशा के रिजल्ट्स कैसे देखने हैं ये देखते हैं हम। फिर ये भी होता है कि कोई प्लैनेट आपके जब आपने सुपर इम्पोज किया, आपने देखा कि उस प्लैनेट की D9 में जो राशि है आपके D1 में वो छठे भाव में पड़ती है। पर मान लीजिए वो वहां पर उसकी जो एसोसिएशन है वो कुंडली के फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, तो अब क्या जो हम बुरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें करना चाहिए। इन सभी प्रिंसिपल्स को लगाते हैं एग्जाम्पल चार्ट के साथ। ये चार्ट देखिए, इसमें हम मून मेन पीरियड की बात करते हैं कि अगर मून की महादशा चल रही है तो हमें क्या सोचना चाहिए। मून D9 में मैं गई, मैंने देखा कि वो एरीज में बैठा है और वो D1 में लियो में बैठा है। तो एक तरफ तो मैंने देखा कि वो तो फ्रेंड की राशि में बैठा है तो ये अच्छी बात है, पर वो एक क्रूअल साइन में बैठा है, वो अपने तत्व से बाहर चला गया है। दोनों कुंडलियों में वो अग्नि तत्व राशि में है। तो एक बात तो श्योर होगी, तो जो फायर विद इन द माइंड है वो इंटेक्ट है। आपका मन बाहर से भी अग्नि दिखा रहा है और अंदर से भी अग्नि दिखा रहा है। इसमें आप लॉर्डशिप भी लेंगे, वो हम 10th हाउस से रिलेटेड लेंगे।
सुपर इम्पोज करके मैंने देखा कि जो एरीज साइन है वो मेरी कुंडली के केंद्र में पड़ता है, तो वो तो अच्छा भाव मिल गया उसे। फिर और क्या अच्छा दिख रहा है मुझे, मून अपने से 9th में गया है, अपनी मित्र राशि में गया है, बहुत अच्छी बात है। इतने सारे फैक्टर्स में मुझे ये अच्छी बातें लग रही हैं। उससे ऊपर उसका जो एसोसिएशन बाय एस्पेक्ट हो रहा है वो हो रहा है वीनस और मरकरी से। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वीनस और मरकरी मून के लिए क्या फील करते हैं या मून इनके लिए क्या फील करता है, इंपॉर्टेंट ये है ये दोनों फंक्शनल और नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। इन दोनों का एस्पेक्ट जब मून पे जा रहा है तो वो ये दिखाता है कि लाइफ एट ईज होगी। रिमेंबर, benefic planets make a life easy, natural benefic, and natural malefic planets makes a life difficult. तो इतनी डिफिकल्ट लाइफ नहीं होगी। केंद्र में हो आप, अच्छे भाव में हो, अच्छे प्लैनेट से दृष्ट हो, तो मैं मून की महादशा से अच्छे रिजल्ट्स ओवरऑल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। फिर मून के बाद आएगा मार्स का टाइम पीरियड। मार्स D1 में कहाँ बैठे हैं, एक्वेरियस राशि में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। मार्स D9 में स्कॉर्पियो साइन में गए हैं। अब स्कॉर्पियो तो मार्स की अपनी राशि है। दो मार्स जितने अच्छे रिजल्ट्स एरीज में प्रोवाइड करते हैं, उसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसके तत्व से मैच करती है, उतना अच्छा स्कॉर्पियो में तो नहीं दे पाते हैं, पर फिर भी स्कॉर्पियो मंगल की अपनी राशि है। जब मैंने सुपर इम्पोज किया तो मैंने देखा वो मेरी कुंडली के दूसरे भाव में पड़ती है। मार्स अपने से 10th में गए हैं और उनकी जो एसोसिएशन हुई है वो सन और सैटर्न से हुई है, दो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट से। सैटर्न से एसोसिएशन मैं अच्छी मानूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे लग्नेश के मित्र हैं, मेरे योग कारक प्लैनेट हैं। अगर कोई नेगेटिविटी मार्स देना भी चाहेंगे या होगी भी तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सन की एसोसिएशन पैसे के लिहाज से तो अच्छी हो सकती है, पर अदरवाइज सन सैटर्न की एसोसिएशन मार्स को लेके चैलेंजेस दिखाती है। मार्स D1 में एक्वेरियस में है, D9 में स्कॉर्पियो में है, दोनों ही कार्मिक राशियां हैं, दोनों क्रूअल प्लैनेट्स की राशियां हैं। तो लाइफ जितनी इजी मून पीरियड में लग रही थी उतना मार्स में नहीं लग रही है। तो ऐसे इस प्रिंसिपल को, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपने लगाना है। अब महादशा के बाद हम अंतरदशाओं की भी बात करते हैं। मेन टाइम पीरियड आया सैटर्न का। सैटर्न में सैटर्न कहाँ बैठे हैं D9 में, सैटर्न D9 में पाइसेस में बैठे हैं। वो एक सौम्य ग्रह की राशि है, वो सैटर्न के लिए सम राशि है। और जब मैंने सुपर इम्पोज किया तो मैंने देखा कि वो राशि मेरी कुंडली के 3rd हाउस में पड़ती है। सैटर्न अपने से सप्तम गए हैं। सैटर्न का एसोसिएशन बाय एस्पेक्ट सन और जुपिटर से हो रहा है। सन और जुपिटर दोनों इस कुंडली के लिए अकारक प्लैनेट हैं। एक 8th लॉर्ड बनता है और एक 12th लॉर्ड बनता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंज इस टाइम पीरियड में हो सकता है, कुछ है जो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज उसको हाउस भी अच्छा नहीं मिला है और उसकी एसोसिएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। पर जब सैटर्न में वीनस का टाइम पीरियड आता है तो इस नेटिव को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होता है। सैटर्न वीनस एक दूसरे से दोबारा बैठे हैं D1 में। वीनस अगर मैं D9 में देखती हूँ तो वो कर्क राशि में है। कर्क राशि तो वीनस से तत्व से मैच करती है, वो एक सौम्य ग्रह की राशि है। वीनस एक जलीय ग्रह है, एक जलीय राशि में है। पर वीनस जब सुपर इम्पोज होके आता है तो उसको राहु मिलते हैं। वीनस अपने आप से 12th जा रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड में उनको पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। सन में, सैटर्न में सन और चैलेंजिंग हो गया। वो क्यों? सन को जब मैंने देखा कि वो मेरे D9 में लियो में बैठे हैं, वो तो अच्छी बात है, वो तो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, अपने तत्व में गए हैं, अपनी राशि में गए हैं। पर जब सुपर इम्पोज किया तो देखा कि वो कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है। सन कौन है? सन मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट फॉर दिस लग्ना, जो आयु को भी दिखाता है और पीड़ा को भी दिखाता है। तो ना वो जीने देगा ना वो पढ़ने मरने देगा। सन अपने से भी 12वें गए हैं, महादशा नाथ से भी 12वें गए हैं और कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। पर अच्छी बात क्या हो रही है? अच्छी बात ये हो रही है, जब हम 6 8 12 बोलते हैं, 6 8 12 मीन्स लाइफ इज टफ।
पर अगर वहां पर आपको एसोसिएशन अच्छे प्लैनेट से मिलती है, दैट मेक्स योर लाइफ इजियर। जो कनेक्शन हो रहा है सन का ऊपर सुपर इम्पोज करने के बाद, वो हो रहा है वीनस से, जो एक नेचुरल और फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है। तो सन के पीरियड में इनकी थेरेपीज चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, पर अभी पूरा कंफर्ट, पूरा रिलीफ नहीं मिला है। मैं मून पीरियड से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? मून D9 में सेजिटेरियस में बैठे हैं। सेजिटेरियस मून के लिए फ्रेंडली राशि है, एक सौम्य राशि है, उसके तत्व से बाहर है, फिर भी एक अच्छी राशि है। वो कुंडली में 12वें भाव में पड़ती है। मून अपने से तीसरे गए हैं, महादशानाथ से चौथे गए हैं, एक बेनिफिक प्लैनेट होके। अच्छी बात यह है कि मून की एसोसिएशन वहां किसी भी बुरे प्लैनेट से नहीं है। जहां मैं सन के टाइम पीरियड में तकलीफ, दुख, दर्द देख रही हूँ विद द रिलीफ ऑफ वीनस इन्वॉल्वमेंट, वहां मून के पास कोई नेगेटिव सपोर्ट ना होते हुए हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चा, थेरेपीज तो चलती रहेगी, पर एक रिलीफ की बात हम मून के टाइम पीरियड में भी करेंगे। तो बाकी दशा के प्रिंसिपल्स के साथ साथ अगर आप D9 को, राशि तुल्य नवांश के कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज करते हुए लगाएंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में हम राहु में पहले तो हम राहु टाइम पीरियड की बात करते हैं कि मेरा जो मेन पीरियड राहु का है वो कैसा जाएगा। राहु तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में क्रूअल प्लैनेट्स अच्छे होते हैं। वो पृथ्वी तत्व राशि में है। पृथ्वी तत्व राशि राहु को अच्छी लगती है। D9 में गई तो मैंने देखा कि वो एरीज में है। एरीज जो मेरे D1 में छठे भाव में पड़ती है। राहु डज नॉट फील वेरी कंफर्टेबल इन फायरी साइन। कुंडली से तो छठे हैं, खुद से चौथे हैं। ठीक है, राहु के लिए और फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे राहु के डिस्पोजिटर कौन है, वो लगन के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और वगैरह वगैरह। पर बात आती है राहु में वीनस के टाइम पीरियड की। वीनस को जब मैं D9 में देखती हूँ तो वो टॉरस में है। टॉरस अगर मैं कुंडली के D1 में बिठाती हूँ तो वो सप्तम भाव में आती है। तो वो केंद्र की राशि उनको मिली, वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, वीनस को अपनी ही राशि मिली है, सुपर इम्पोज करके भी उसको अच्छी जगह मिली। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीनस के एसोसिएशन मून और मार्स से है, जो दो कुंडली के कारक प्लैनेट है। एक तो लग्नेश खुद हैं और एक भाग्य भाव के स्वामी हैं, एग्जॉल्टेड होके उनसे रिश्ता बना रहे हैं। और अच्छी बात, वीनस अपने आप से 9th हाउस में गए हैं, वीनस महादशानाथ से 5th में गए हैं। तो हर एंगल से मुझे अच्छा होता नजर आ रहा है। और एक ये भी कॉन्सेप्ट है ना, जब हम सुपर इम्पोज करते हैं प्लैनेट जौन जौन से भाव में जाता है एज पर राशि, वो उसके भी सिग्निफिकेशन को हाईलाइट करता है। जैसे हमने इधर बोला कि सन सुपर इम्पोज करके अगर 8th में जा रहा है तो वो पीड़ा की भी बात कर रहा है, तकलीफ की भी बात कर रहा है, अपने से 12वें की बात कर रहा है। हर एंगल से हमें नेगेटिव नजर आ रहा था। जब मून सुपर इम्पोज करके 12th में जा रहा है तो हम खर्चे की, हॉस्पिटलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। इधर जब हम बात करते हैं कि वीनस सप्तम में आ रहा है तो वो शादी दे सकता है। वो D1 में सप्तमेश है, D9 में वो उस राशि में है जो सप्तम भाव में पड़ती है। तो वीनस के सब पीरियड में इनकी शादी हुई। और राहु वीनस अदरवाइज भी शादी के लिए ये महादशा और अंतरदशा बहुत सपोर्टिव मानी जाती है। फिर आता है राहु सन का टाइम पीरियड। सन D9 में कर्क राशि में है। कर्क राशि मेरी कुंडली के भाग्य भाव में पड़ती है। सन एक सौम्य ग्रह की राशि में, एक फ्रेंडली प्लैनेट की राशि में, पर अपने तत्व से अगेंस्ट है। दैट फायरी इम्पैक्ट ऑफ सन इज नॉट देयर नाउ। और सन की एसोसिएशन किससे हो रही है? राहु केतु से तो हो ही रही है, जो अच्छा नहीं है, जो किसी तरह की टर्बुलेंस दिखा रहा है, पर जुपिटर से हो रही है। जुपिटर अगेन एक फंक्शनल और नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, सन के मित्र में है। कोई ऐसा प्लैनेट जो फंक्शनली और नेचुरली अच्छा हो पर वो आपका मित्र नहीं हो, हम इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। कोई प्लैनेट अच्छा भी है, आपका भी मित्र है, जैसे इधर सन जुपिटर फ्रेंडली है, तो रिजल्ट और अच्छा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। राहु केतु एक्सेस की वजह से थोड़ी टर्बुलेंस तो आई, पर इनका शादी के बाद इनका लक ग्रो किया, चाइल्ड बर्थ की तरफ ध्यान गया, काम में वृद्धि हुई और सब अच्छा चल रहा था। फिर चलते हैं मून सब पीरियड में।
मून D1 में आप D9 में आप देखिए कि एरीज राशि में बैठा है। वो एरीज राशि मेरी D1 में छठे भाव में पड़ती है। मून अपने आप से 12th गए हैं, फ्रेंडली राशि में तो है, पर एक क्रूअल राशि में है, उस राशि में है जो कुंडली के अच्छे भाव में नहीं है, और वो अपने तत्वा से अगेंस्ट जा रहे हैं, और वो महादशानाथ से चौथे बैठे हैं। मून की एसोसिएशन किसी भी अच्छे या बुरे प्लैनेट से नहीं है, ना ही नेचुरली मेलेफिक ना ही फंक्शनली मेलेफिक प्लैनेट से। मून टाइम पीरियड में इतना फैंसी नहीं गया, थोड़ी बिकरिंग, थोड़ा कड़वाहट शादी में आ गई थी मून में, और दे स्टार्टेड displaying it to the world that things are not very comfortable or how it should be. फिर आता है मून में मार्स का पीरियड। मार्स D9 में जेमिनाई में बैठे हैं। जेमिनाई को में जाके मार्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनके लिए वो शत्रु राशि है, पर एक सौम्य ग्रह की राशि है और उनके तत्व को भी सपोर्ट करती है। वो जेमिनाई राशि कुंडली में कहाँ पड़ती है? D1 में कहाँ पड़ती है? अष्टम भाव में पड़ती है। उनकी एसोसिएशन सैटर्न से हो रही है, जो इस लगन के लिए बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं है, और कुंडली के अष्टम भाव में है, और उनकी वो खुद से दूसरे बैठे, वो भी इंपॉर्टेंट है देखना, और महादशानाथ से वो छठे बैठे हैं। अब मार्स के टाइम पीरियड में जो मून में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो इतनी इंटेंस हो गई कि मार्स सब पीरियड में इनका डाइवोर्स हो गया। राहु मार्स वैसे भी, जैसे हम राहु वीनस को शादी के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, राहु मार्स को इन जनरल इस टाइम पीरियड को इतना सपोर्टिव नहीं माना जाता है। तो ऐसे बाकी प्रिंसिपल्स के साथ साथ आप राशि तुल्य नवांश के कॉन्सेप्ट को इस तरह से लगाएंगे तो दशा के रिजल्ट्स ज्यादा समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।